आज का कार्यक्रम है और हमारी जो पहली अतिथि हैं, वो है मुखर कविता। जयपुर, राजस्थान, वैशाली नगर से आप हैं और एमए, बीएड की हुई हैं और इनकी पुस्तक कहानी संग्रह है तिनके उम्मीद के और भी बहुत सारी इनकी उपलब्धियाँ हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ अब तक आ चुकी हैं। जयपुर, दूरदर्शन, आकाशवाणी में भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है। 2016 में सम्मान प्राप्त है आपको अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता के लिए। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अनुदान राशि इनकी उम्मीदों के लिए आपको प्राप्त है। पद्मश्री रामगोपाल विजय वर्गीय मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कहानी बिंदिया आप पुरस्कृत की गई है आपकी कहानी और 2019 में श्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार भी आपको प्राप्त है। और भी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो गिनवाने से अच्छा है कि उनको सुने उनकी कहानियों के द्वारा। तो मैं आज आपको आदरणीय मुखर कविता जी को 2 पंक्तियों से बुलाना चाहूँगी। लीना दरियाल जी की ये पंक्तियाँ हैं, महिलाओं के लिए ही हैं। चल फिर कोई तराना गुनगुनाएँ, बच्चों सा फिर से आज मुस्काएँ। चल साज छेड़े कोई धुन निकले, फिर एक बार हर बसर लहराएँ, फिर एक बार हर बसर लहराएँ। तो स्वागत है बहुत आपका कविता जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे बहुत पटल बहुत पे। धन्यवाद मौसमी। और धन्यवाद। मैं एन चंद्रा जी और इस पटल के सभी सूत्रधारों का अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का और जल्दी से अपनी कहानी शुरू करूँ। जी, ज़रूर। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो मेरी कहानी जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक जी, है मुट्ठी भर बसंत। और अभी हाल ही में जो स्पंदन साहित्य संस्था जयपुर की है, उसने अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता आयोजित कराती है ये हर वर्ष, और इस वर्ष में भी यह कहानी, मेरी जो ये कहानी है मुट्ठी भर बसंत, चुनी गई। तो फिर आज वाह! मैं वही कहानी सुनाऊंगी, मुबारक एक हो। लंबी कहानी है। धन्यवाद। तो हम आ जाते हैं कहानी मोड में। आप सभी इसका आनंद उठाएं। जी, मुट्ठी भर बसंत। आह, अब आई चांद, आ गया तुम्हें होश, किधर से आए हो? मैं किधर से भी आया, तू किधर से आया बता। मैं तो यहीं की पैदाइश हूँ भाई, तुम देहाती नहीं तो कस्बाई तो पक्का लगते हो। हाँ रे, और उसका चेहरा लटक गया। बोला, जब आंख खुली तो संसार तो बहुत खूबसूरत लगा, जब चारों ओर हाथ पांव फैलाने को भी जगह नहीं। जिंदगी की जद्दोजहद में ही थे अभी कि सुनहरे भविष्य का सपना देकर एक दिन हम सब उखाड़ दिए गए। होश आया तो देखा हम सब अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में ढेर हो पड़े थे। बार बार होश आता था जाता था, जो आईसीयू के बेड में पड़े थे। आज सुबह एक लाल शर्ट और लाल गाड़ी वाली मैडम मुझे और साथ में 2-4 और को उस कस्बाई फार्म हाउस नर्सरी से लेकर आ गई। आज सुबह नहीं, कल सुबह। बेटा तुम कल से बेहोश पड़े हो। ओह, चारों ओर खोजती नजरें फिराते हुए मेरे बाकी के साथी अब समझा, वो सब गमले वाले होंगे। उन्हें वो बालकनी के नीचे की जगह गमलों में लगाई गई होंगी। पेड़ के लिए इस कॉलोनी में जगह नहीं है। तुम्हारी किस्मत है कि यहाँ जगह मिल गई। गुलमोहर के उस नन्हे से पौधे ने जहां तक नजर जा सकती थी दौड़ाई। उससे बात करने वाला वह मीठा नीम कुल जमा 4 फुटिया था। पीछे सटकर अशोक खड़ा था। जरा गर्दन घुमाकर पीछे देखा, 3 तुलसी। राम राम, समेत स्वर में नए मेहमान का अभिवादन किया। उनसे छोटे 2 पौधों में सदाबहार की 5 पंखुड़ियां वाले सफेद फूल। वहीं पांव ही के पास गहरे गुलाबी और कुछ ऑफिस टाइम मुरझाती मुस्कान लिए पड़े थे। बाकी जंगली घास पतवार बारिश की खुराक में मुटिया रहे थे। हाँ, सड़क के पार दूर कोई 4 लंबे लंबे अशोक के पेड़ जरूर खड़े थे, मगर एकदम स्लिम ट्रिम। इनको क्या हुआ? इतने दुबले पतले क्यों? ध्यान से देख, दुबले पतले नहीं है, एकदम मजबूत तना है, मगर इन्हें अपनी मर्जी से बाहें फैलाने की इजाजत नहीं है।
जब तक कटाई छटाई कर दी जाती है। तो क्या बस आसमान की तरफ ही बढ़ते जाओ? ना ना, ऊपर बालकनी से, छत से व्यू रुक जाता है ना, तो ज्यादा लंबे भी नहीं होने देते। मीठा नीम आगाह कर रहा था। नन्हे पौधे को तो चक्कर लिया। सावन का महीना बीतने को है, लेकिन चैन नहीं है। 4-5 मिनट की हम पौधों को पांव बनाने होते हैं। उसके मुंह से एक ठंडी आह निकली। हाँ भैया, इसी को राजस्थान कहते हैं। नमस्कार हरीश जी। हाँ भैया, इसी को राजस्थान कहते हैं, दल ने समर्थन किया। नीम अभी अपने विचारों में ही खोया था कि उसकी मैडम अपार्टमेंट में से निकली। जाते जाते कुछ यहाँ दिखती है। उन्होंने प्यार से नीम को सहलाया, पास पड़ी एक टूटी टहनी उठाई और गुलमोहर के चारों तरफ गोल गड्ढा बना दिया। अपनी बोतल का पानी उसमें उड़ेल दिया और वे आश्वस्त दिखी कि यह नन्ना अब जी जाएगा। ए उठ उठ, देख तो वो सामने, जरा बाईं तरफ। लगता है नीम जी गया। ओए होए, मीठा नीम की उत्साहित आवाज सबके कानों में मिश्री सी पड़ी। ऑफिस टाइम ने सर उठाया। तुलसी बहनों ने गर्दन जरा लंबी की। साथ खड़ा अशोक और सड़क के पार वाले अशोक भाइयों ने भी उधर नजरें घुमाई। नीम कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा, तू अभी छोटा है। पिछली बारिश में लगाए थे मैडम ने 3 नीम उस खाली प्लॉट के किनारे, झाड़ झंखाड़ से ढका कि गाय बकरियां न खा जाएं। ट्री गार्ड भी लाकर लगाया, मगर मैंने देखा है कभी कोई गाड़ी उनसे टकराती है, कभी कोई बैल उनसे खुजली करते हैं और कभी रद्दी वाले उसे ले जाने की टोह में लगे रहते हैं। एक एक कर गायब भी हो गए सारे ट्री गार्ड। मैडम को भी गुस्सा आ गया। सोचती, हरियाली की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के जिम्मे है क्या? बाकी सारे क्या सांसें रोककर जीते हैं? फिर मासूम गुलमोहर उद्विग्न स्वर में पूछा, ये बीच वाला जो गड्ढा है ना, उसमें एक नीम में शायद जीवन शेष था। यह सोचकर मैडम ने उसके चारों तरफ खाली प्लॉट से लाकर बड़े बड़े आड़े तिरछे पत्थर इस प्रकार जमा दिए जो कचरा पड़ा हो। जामे की एक बोरी भी फंसा दी उन पत्थरों में, और जब भी कार धोती तो एक बाल्टी पानी उस गड्ढे में डाल देती। अरे वाह, लगता है पर्यावरण कार्यकर्ता है। काहे का पर्यावरण कार्यकर्ता और काहे का सामाजिक कार्यकर्ता। उन्हें प्रेम है सबसे। कहीं किसी बिजली के खंभों तारों पर कोई बिरला पक्षी देखेंगी, झट से मोबाइल से क्लिक कर लेंगे। उगते भागते सूरज, झांकते चांद की विभिन्न कलाओं की बस एक नंबर की दीवानी है। एक दिन जाने कहां से एक बिलाव दिख गया। फटाफट घर से कटोरी भर दूध लाकर यहाँ कोने में छुपाकर रख दिया। यदा कदा कोई कौवा, मोर, उल्लू, तोता, जो भी भूले भटके आते हैं कॉलोनी में, बस इन्हीं की नजर पड़ती है उन पर। उन सबकी शक्लें सोशल मीडिया पर लाइक्स और सुखद टिप्पणियां बटोरती हैं। आवाज पहचानती सी घर से बाहर निकलकर इधर उधर नजरें घुमाती, आखिर ढूंढ ही लेती है उस पंख वाले मेहमान को और झट से क्लिक। तुम्हें भी तो यही मैडम लेकर आई थी क्या? अरे भुलक्कड़, बताया ना, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। बरसों पहले की बात है, तब यहाँ का कोई गिनती के 10-15 ही घर थे। लगभग जंगल था यहाँ। सुबह सुबह मोर बोलते, तोतों की टोलियां आकाश नापती, दिन को कबूतर, कमेड़ी, गोरैया राज करते और टिटहरी का शोर रात ढले उल्लू भी दिखते यहाँ। दिन भर गिलोरियों की धमा चौकड़ी रहती, गाय बछिया भी चढ़ते रहते। लेकिन अब ये रंग बिरंगी कारों और अन्य गाड़ियों ने जगह ले ली। वो प्राणी तो वायु का संतुलन बैठाते थे और ये प्रदूषण फैलाते हैं। मानव जहाँ जहाँ जाते हैं विकास के नाम पर तबाही मचाते हैं। गहरी सांस छोड़कर मीठा नीम बड़ा उदास हो गया। गुलमोहर ने माहौल में उदासी घुलते महसूस की। वह सोचने लगा, ये सब अलग अलग जाति प्रजाति के हैं, मगर इनकी चेतना वह अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। थोड़ी चुप्पी के बाद मीठे नीम ही ने बात आगे बढ़ाई। कटते कटते सब सफाया हो गया यहाँ। एक बार की बात है, उधर आशियाना अपार्टमेंट बनाया जा रहा था। मेरी नानी यानी कि एक बड़े मीठे नीम का पेड़ काटा जा रहा था, तो इस घर की रहने वाली एक भली महिला ने उसके नीचे से मुझे लाकर यहाँ पे लगा दिया। वो तो अपने मकान में चली गई और मैं यहीं पे रह गया। भला हो उसका। नर्सरी के बाहर की दुनिया से नन्हा गुलमोहर पहचान कर रहा था।
अरे काहे का भला, वो तो किराएदार ही होते हैं जो कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाते, इसलिए जमीन बच जाती है थोड़ी बहुत। तो हमारी गुंजाइश भी निकल आई, नहीं तो आधे आधे इंच क्या पूरे सड़क तक रैंप बनवा देते हैं ये लोग। को टूट कर गिरे पत्तों को तो ये लोग कचरा कहते हैं। पेड़ पौधे दूसरे के आए अच्छे लगते हैं इनको। अरे तू इतना लाल पीला क्यों हो रहे हो भाई? जैसे भी हो उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी, जीवन दान दिया। बच्चू अभी अभी पैदा हुए हो, तुम क्या जानो? देखते नहीं हम दोनों की कदकाठी। अशोक उनको सुंदर लगता था इसलिए लगाया, और मेरी जरूरत उन्हें रसोई में थी इसलिए बचाया। मगर वो भी ठीक से पल्लवित नहीं होने दिया। मीठे नीम के मरघट की सी गंभीरता से कहा। सुबह सवेरे की ठंडक में भी गुलमोहर को पसीने चुचुहा आए। वह देख रहा था खुशियों से भरपूर, प्रेम से लबालब, तो कभी घोर निराशा और मुर्दानगी छा जाती है जिसके जीवन में इतनी उठापटक, इतने कड़वे अनुभव, वह भला कितना तो मीठा हो सकता है और कितना नीम। दिन हफ्ते महीने करते हुए समय गुजर रहा था। गुलमोहर सबकी नजरों से छिपता छिपाता बड़ा हो रहा था। मीठा नीम, अशोक और तुलसी ने भी जतन किए कि किसी की बुरी नजर। ओए, तुझे कहा था ना, जाली के बाहर निकल रही है ना तेरी पत्तियां। जैसे ही मीठे नीम की नजर गुलमोहर पर पड़ी, पिल ही पड़ा। जैसा नाम वैसे गुण। क्या मतलब है तुम्हारा? नीम हो तो कड़वा ही बोलोगे। खुद को तो कॉलोनी के लोग आकर जब तक पत्तियां तोड़ ले जाते हैं, तुम्हें बढ़ने का मौका मिल जाता है। मैं क्या करूं? नीम ने जरा झुक कर उसे थपथपाया। नहीं रे, तेरी भलाई के लिए कहता हूँ। गुलमोहर उससे लगभग चिपक कर बोला, माफ करना दोस्त, तुम कड़वे तो बिल्कुल नहीं हो। जाने तुम्हें नीम क्यों कहते हैं? तुम तो सच में मीठे हो। और पता है, वह उससे लगभग फुसफुसाते हुए बोला, क्या? बोल दो। अरे मैंने तो बस सुना है कि। अरे क्या सुना है, जरा मैं भी तो सुनूं। केले पर आंटी लोग आती है ना, वे सब कह रही थी कि तुम्हारा स्वाद एकदम मस्त है। ओए कंट्रोल में आ, तेरा चेहरा बता रहा है कि मौसम का असर तुझ पर भी है। और दोनों दोस्त झूम उठे। अगले दिन मैडम मुंह अंधेरे आई, और जब तक कोई कुछ समझ पाता, वे गुलमोहर की वो नाजुक सी डाली जो जाली के बाहर निकलने को आतुर थी, झटके से चटका गई। उई माँ! तीनों तुलसी बहनें समेत स्वर में बिलबिला पड़ी। बीजुबानों की तो क्या तो चीख और क्या करा। घास की पत्तियां सावधान की मुद्रा में आ गई। खिलने से पहले ही ऑफिस टाइम सक पका हुई। अशोक ने गुलमोहर को होले से सहारा दिया। मैडम अब जा चुकी थी। मीठे नीम ने तड़पते गुलमोहर को ढांढस बंधाया और समझाया, ऐसे नीचे नीचे चलोगे ना तो किसी को कार पार्किंग में दिक्कत आएगी, तो किसी को आने जाने में। जिसकी पहली नजर पड़ेगी वही जड़ समेत उखाड़ के फेंक देगा। फेंकना है तो फेंक दे, रोज रोज के पढ़ने से तो बेहतर है। नन्हा गुलमोहर पपक पड़ा। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? मुझे अंदाजा है मैडम सोचती हैं जब तक बचा सको तब तक ही सही। कोशिश करता। ये जहाँ अपनी मैडम रहती है ना, इस अपार्टमेंट को बनते ही मैंने अपनी आंखों से देखा लालच का नंगा नाच। अव्वल तो यह प्लॉट बंगला बनाने जितना ही है। पीछे शर्मा जी का बंगला देखा है ना, बस वैसा ही। मगर बिल्डर ने नगर निगम वाले को पैसा खिलाया, और पड़ोसियों ने मुद्दा उठाया तो पड़ोसी के छत पे बना दी 2 कमरे और खड़ा कर दिया पूरे 8 फ्लैट। कॉलोनी में इतने सारे फ्लैट बने हैं कि सब नियम कानूनों को ताक में रखकर ही बनाए गए हैं। आने वाले आते गए, बसते गए। 100 जनों को पोषित कर सकती थी, उस पर 500-600 जनों का बोझ लाद दिया गया। सभी ध्यानमग्न सुन रहे थे। गुलमोहर भी। मीठे नीम ने आगे कहा, जगह तो जगह पानी का भी टोटा हो गया। जब इनके लिए ही रहने की जगह कम पड़ती है, पानी नहीं है, तो हमारा तो अल्लाह ही मालिक है। पानी की किल्लत? काहे को इतना फेंकते हो भाई? मुझसे पुराने हो, बड़े हो तो क्या कुछ भी? गुलमोहर अपनी रौ में तो कह गया। सारे खरपतवार, घास फूस एकदम सन्नाटा पसर गया। पीछे से सदाबहार ने आंखें तरेरी। अशोक ने गुलमोहर के पीछे। पूरे शबाब में खिली गुलाबी सफेद ऑफिस टाइम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तुलसी ने समेत स्वर में कहा, हे राम। अशोक का गंभीर चेहरा वितृष्णा से भर गया। मीठे नीम के मुंह में कड़वाहट घुल गई।
एक एक शब्द चबा चबा कर उसने कहा, बच्चे कलेजा निचोड़ के पानी निकाला है इन्होंने, बोरवेल खुद गए हैं यहाँ वहाँ, पाँव कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं इन इंसानों से कोई सीखे। मीठा नीम आगे कुछ नहीं बोलना चाहता था। गुलमोहर भी सदमा खा गया। रात की गहराई उन सबके बीच में पसर गई। अगली सुबह गुलमोहर ने नीम से आगे की कहानी सुनाने को कहा। मीठा नीम ने अभी अभी शिल्पा पोहे के लिए कुछ पत्ते लेकर गई थी। वह हमेशा की तरह खुश था अपनी उपयोगिता पर। औषधि गुणों की खान है भाई वो। उसने गुलमोहर को अपने से ऊपर जाते देख उसकी ऊपरी पत्तियों को सहला दिया। हाँ तो सुनो, मैडम के यहाँ आने के बाद जब पहली वर्षा की ऋतु आई, उन्होंने वृक्षारोपण की जिद की। एक दिन मैडम ने अपने पति से कहा, दूर दूर कोई पेड़ नहीं है, हरियाली तो दूर गाड़ियों के लिए भी छांव नहीं है। पूरी गर्मियों में कॉलोनी में कैसी रासायनिक बदबू फैल जाती है। रासायनिक को? हाँ, चिलचिलाती गर्मी में इन कारों का पेंट जलने लगता है। इसकी बदबू से कैंसर तक हो सकता है। ओह, कैंसर! गुलमोहर विश्वास ही न कर सका मनुष्य की कुबुद्धि पर। फिर क्या बोला मैडम ने? एकदम सही मौसम है, चलो अपने अपार्टमेंट के पास कुछ पेड़ लगाते हैं। किधर लगाओगी? कहीं जगह दिख रही है तुम्हें? उदासीन भाव से पतिदेव ने कहा। अरे बालकनी के सामने लगाते हैं ना। जब भी सुबह शाम चाय पीते हैं लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम सड़क पर ही बैठे हों, थोड़ी आड़ हो जाएगी। शाम को जब मजदूर बुलाकर पेड़ के लिए गड्ढा खुदवाया गया, अरे भाई यहाँ तो सीवर की लाइन है, जरा 4 फीट छोड़ दो। मगर 4 फीट बाद तो खंबा है बिजली का। हाँ, वहां पेड़ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद बेसमेंट वालों का गेट है, तो फिर जगह ही कहाँ बची? उस मोड़ पर तो ट्रांसफार्मर है। और उसके बाद तो 8 फ्लैट के कार पार्किंग। आए दिन वाहनों के लिए तू मैं होती रहती है। छोड़ो तुम ये पेड़ वेड़ लगाना। वो क्या कहती है तुम? वृक्षारोपण। ये सब सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के चोंचले हैं बस। पतिदेव झुंझला उठे। कितना सुहावना मौसम हो रहा है, जरा देखो तो। जरा ही देर में मैडम ने बात पलटी। तुम फटाफट अपने दफ्तर का काम निपटा लो, मैं प्याज के गर्मा गर्म भजिए तैयार करती हूँ, धनिया की तीखी चटनी के साथ। तीर निशाने पे लगा था। थोड़े पनीर के भी बनाना पकौड़े, है ना? पतिदेव का मानवीय मन सर उठाया। बस यही तो चाहती थी मैडम। ठीक है, तो फिर मैं उससे बाईं तरफ वाले खाली प्लॉट के किनारे क्यों अपनी मेहनत जाया करती हो? जिस दिन वहां मकान बनेगा सब पेड़ वेड़ कट। अरे जब की तब देखी जाएगी। अभी तो ये बाबा को खाली हाथ नहीं जाने देंगे ना। जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो काम करने दो। और कहते हुए पतिदेव ने लैपटॉप ऑन कर लिया। तभी ये 3 गड्ढे खोदे गए और नीम के पौधे लगाए गए। सभी ने ठंडी सांस भरी। उनमें से बस एक बीच वाला ही बचा है। वह भी 3 वर्षों से बस इतू सा बढ़ा है कि इस 40 फुटिया सड़क के पार बस मीठे नीम को ही दिखाई देता है। शायद जिंदा है, शायद नहीं। तुलसी ने अपनी बात कही। जब इतनी मुश्किलें हैं तो फिर मैं। गुलमोहर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुलसियों ने एक साथ बोल पड़ी। क्या मैं? गुलमोहर ने देखा तीनों की भ्रुकुटियां ऐसी सिकड़ी हुई थी जैसे कह रही हूँ, मैं ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे किया मैंने। अरे मेरे पूछने का मतलब, मुझे कैसे लगाने की जुगत की मैडम ने चोरी से। और ये तुम्हारी मैडम क्या होता है? सदाबहार ने फटकारा। ज्यादा ही चलती है इसकी जुबान। एक बार इसके यहाँ चोरी से रहने का राज बाहर आ जाएगा ना, तो अभी खड़े खड़े जड़ समेत उखाड़ लिए जाओगे बच्चों। साथ खड़े अशोक ने धमक दिखाई। हे राम! तीनों तुलसियों ने आह भरी। जैसा सजीला देखने में है वैसा ही रंगीला है इसका मन। ऑफिस टाइम भी कहे बिना नहीं रुक सकी। राम राम राम, तुलसियों ने संवेद स्वर में उसास भरी। अब की जो किराएदार आए हैं ना, कोई 2.5 साल पहले आए थे। ये थोड़े लापरवाह है, किसी को फुर्सत भी नहीं इनके यहाँ। ये जब यहाँ शिफ्ट हुए तो साफ सफाई के नाम पर हम सबकी को उखाड़ फेंकने वाली थी कि चीनू आंटी। चीनू आंटी? अरे भुलक्कड़ राम, जिन्होंने मुझे बचाया था, उन्हीं चीनू आंटी ने और इस मैडम ने मिलके उन किराएदारों से हमको बचाया। राम राम, असंतुष्टि भाव से तीनों तुलसी ने संवेद स्वर में बोला। हमारी तो जब तक अटकती सांसें लगता है बस इसलिए वापस आ जाती है कि इन मैडम के लिए जीना है। प्यार लिया है तो लौटाए बगैर कैसे चले जाए। तो एकदम दार्शनिक हो गया। आज सदाबहार में 2 फूल अधिक थे। ऑफिस टाइम में भी ज्यादा कलियां चटकाने को आतुर दिख रही थी। हाँ,
अक्सर लाल शर्ट और ये लाल कुर्ता, सलवार, प्लाजो, कुछ नहीं तो लाल स्कार्फ ही सही पहनकर ये मैडम अक्सर हमारा मोर देखने आती हैं, तो कभी तोता देखने। गुलमोहर खिखी करके हंस पड़ा। क्या बात है, अब तो यहाँ की काया पलट होती दिख रही है। इतने सारे, इतने तरह तरह के पौधे। अरे कोई नहीं, ये तो जब जब मैडम की बिटिया छुट्टियों में आती है ना, पौधे की गमले या सजावटी पौधे लगाकर अपार्टमेंट का सारा कॉमन हिस्सा सजा देती है। मगर ये तो सारी काली पीली लाल हरी चटक रंगों की हैं। हाँ, इसी को ग्रीन पॉटी कहते हैं। ये इंसानों की फितरत ही में है, कहना कुछ और करना कुछ। और बिटिया के जाने के बाद क्या होता है इन पौधों का? होना क्या है, मर जाते हैं सब। मर जाते हैं, लेकिन क्यों? अरे भाई, ये सब सजावटी पौधे हैं। इन्हें वक्त वक्त पर खाद, पानी, गुड़ाई आदि सेवा देते रहना पड़ता है। और फिर देखते नहीं हो, यहाँ कॉमन एरिया में ढंग से धूप भी तो नहीं आती। पर्यावरण में इनका योगदान भी अभी बहस का मुद्दा है। पौधों से नुकसान? अरे भाई, पौधों से कभी नुकसान नहीं होता है, लेकिन पानी की किल्लत हो तो। एक बार पड़ोसियों को कहा था कि चबूतरे पर जो पौधा है उस पर पानी डाल दो। तो पड़ोसी ने कहा कि ऊपर से बालकनी से पानी देती है तो मिट्टी उछलती है, यहाँ से मैं पानी नहीं दूंगी। एक दिन अपार्टमेंट के बच्चों से अपने अपने स्कूल लौट रहे थे, तब मैडम ने समझाया, बोतल में जितना पानी बचा है किसी गमले में डाल दिया करो। गमले भी बचेंगे और तुम्हारा पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। 2-4 दिनों में पड़ोसी ने बातें कर रही थी, हमारे यहाँ पौधों को जूठा पानी नहीं देते, पाप लगता है। उन सब ने अपने अपने बच्चों को मना कर दिया स्कूल से, ट्यूशन से लौटते हुए पानी की बोतल को पौधों में खाली करने का। अरे रमेश, तुम कार वॉश करते हो ना, तो अंडरग्राउंड टैंक से एक बाल्टी पानी इनको गमलों में डाल दिया करो। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। और वो पानी थोड़े दिनों तो पौधों को मिला, और फिर वही ढाक के 3 पार। ढाक के 3 पार? हाँ हाँ हाँ, ये मनुष्यों की भाषा भी ना, पेड़ पौधों पर। जबकि इनकी इस नई पीढ़ी से पूछो ढाक क्या होता है और पास किसे कहते हैं। अशोक को जैसे चिढ़ी मच रही थी। आसपास खड़े सारे पेड़ पौधे हंस पड़े। एक साथ सारे पक्षी उड़े, कॉलोनी भर के कुत्ते भौंकने लगे। हवा अचानक आंधी हो गई। आसपास दूर दूर सारी खिड़कियां, दरवाजे फटाफट बंद होने लगे। आंधी चल पड़ी थी। पेड़ पौधों के अभाव में शहर भर की मिट्टी आसमान छूने लगी थी। मिट्टी तो क्या थी, धूल ही धूल थी। शहर भर में जगह जगह जो कमरे चलते हैं, कचरे के ढेर लगे रहते हैं। हर तरफ गुटखे, प्लास्टिक पैकेट, पॉलिथीन, कागज, नालियों की गंदगी निकालकर वहीं ढेर किए गए कचरे फिजाओं में जहर खोलने लगे। सोचने में लगता है आखिर क्या होगा कचरा जब मिट्टी ही नहीं रहेगी। लेकिन हकीकत देखो तो मतली आ जाए। मिट्टी को कचरा कहने वाले खुद कचरे की फैक्ट्री हुए जा रहे हैं। दोपहरी के ढलने से पहले अंधेरा छा गया। थैंक यू। मैं कहानी में बहुत बढ़िया। रात के 3 पहर गुजरते, हाँ नहीं, कहानी अभी चल रही है मैम। हाँ, रात के 3 पहर गुजरते मावट पड़ने लगी। रात को सब और जो धूल की मोटी परत बिछ गई थी वह धुलने लगी थी। पौ फटते फटते वह नन्हा बगीचा चटक मटक कर रहा था। गुलमोहर की छटा देखते ही बनती थी। पिछले 8 महीनों में गुलमोहर की अच्छी बढ़त ले ली थी। इस तरफ कोई बालकनी नहीं होने से पूरा फायदा उठाया था उसने। अब वह खतरे के निशान से ऊपर उठ गया था। किसी को दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसकी सुंदरता भली ही लग रही थी। मैडम ने भी नोटिस किया और विधानसभा के आसपास के फुटपाथ की उखाड़ी गई टाइल्स कॉलोनी में डलवा दी गई। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाए गए। राक्षस रूपी जेसीबी को घुर घुर इधर उधर सब जगह सड़क के किनारे लेवल करते, मलबा उठाते देख मैडम पेड़ पौधे भी सहम गए। आज मैडम ने छुट्टी ले ली स्कूल से। किसी अप्रत्याशित घटना होने की आशंका थी उन्हें। मन ही मन पूरी तैयारी की थी उन्होंने। अरे भैया, इधर नहीं, इसको नहीं हटाना है। पूरी कॉलोनी में किया है मैडम, मगर यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी बहुत हरियाली रहने दो भैया। हमको ऊपर से आदेश मिला है मैडम जी। मैंने थानवी जी से अभी 1 घंटे पहले ही बात की थी। हम नहीं जानते मैडम, हमारा टाइम खोटी मत करो। रुको आप, ऐसा करो, सामने वहां जब तक निपटोगे मैं वहां यहाँ पे उनको बुला लाती हूँ। खाली प्लॉट के सामने के कचरे पत्थर आए मेड़ को वह दैत्याकार मशीन हटाने लगी। उस चक्कर में दोनों खाली गड्ढे जिसमें लगाए गए पौधे कभी पनप ही नहीं पाए थे, भी भर दिए गए। उस कड़वे नीम का पौधा जो मर मर के भी बौनी सी जिंदगी जीना चाह रहा था, वह कुचला गया। इधर सड़क पार इन छोटे से बगीचे में भय अधिक था
या शो खाली था, कहना मुश्किल था। तब तक चीनू आंटी कॉलोनी के विकास समिति के अध्यक्ष थानवी जी, सचिव योगेश जी और माधव जी मैडम को बुलाने पे आ गए थे। मैडम, पूरी कॉलोनी चकाचक सफाई हो रही है, यहाँ भी सफाई हो जाने दीजिए, योगेश जी ने कहा। कब तक धूल मिट्टी सहेंगे? माधव जी बीच में बोल पड़े। इंटरलॉक की टाइल्स से कितनी सुंदर लगने लगी है पिछली गली। 4 पौधे नहीं है इतनी बड़ी कॉलोनी में माधव जी, किस सुंदरता की बात कर रहे हैं आप? और योगेश जी, ये पौधे हैं, पेड़ हैं, कोई अतिक्रमण नहीं, इन्हें रहने दीजिए प्लीज। रहने दीजिए भाई साहब, इनसे तो गंदगी नहीं होगी ना? चीनू ने बीच बचाव किया। और मेरे हिसाब से टाइल्स भी तो कम पड़ रही है हमें। चीनू जी का दाव सही पड़ा था, टाइल्स कम पड़ रही थी। अब आप दोनों कह रही हैं तो ठीक है, फिर मत कहिएगा कि गली को पक्का नहीं करवाया। नहीं नहीं, कसम से हम कुछ नहीं कहेंगे। मैडम ने राहत की सांस ली। बढ़ गई थी और लोग बतियाते हुए अपने अपने घर को चल दिए थे और यहाँ सभी पेड़ पौधे सदमे में थे। सभी गहरे सोच में डूबे हुए थे। ईश्वर ने ये कैसे पैर दिए हैं? भागकर जाएंगे भी तो कहाँ? अब तो सारे जहां का यही हाल है। जब तक सांस है तब तक आस है, मगर ये कैसी आस और किससे आस? हे राम! तीनों तुलसियों का एक दूसरे का सहारा लिए खड़ी थी। एक साथ उदासी भरा स्वर उठा। गुलमोहर ने मैडम को सही मायने में आज जाना। आज तक तो उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनता ही आया था, मगर आज रात भर वह उनके बारे में ही सोचता रहा। बहुत कुछ कहना चाहता था वह उनसे, साथियों से, सबसे, मगर क्या, कैसे? शरद ऋतु विदाई ले रही थी। पौधों के आसपास मीठी मीठी महक थी। मीठे नीचे ऊंचाई में टूटने को आतुर थी। मीठा नीम घना हुआ जाता था। बूढ़ी तुलसी को हटाकर विसर्जन कर दिया गया था। वहीं तुलसी के 2 नन्हे पौधों की आज मुंह दिखाई हुई। सदाबहार के परिवार में भी इजाफा हुआ था। ऑफिस टाइम में भी गुलाबी और सफेद का मिला जुला एक नया पुष्प खिला था। जगह छोटी थी, मगर सभी पौधों के दिलों में बहुत बहुत जगह थी। नीम इसीलिए सबको भरपूर खिला दे खुश हुआ। बसंत के मौसम में मैडम हर सुबह घूमने निकलती हैं। कभी कभी तो स्कूटी लेकर जुड़ जाइए। हाँ, बस शहर के इस छोर से बस्तियों के गली मोहल्लों में जो पेड़ रह गए थे, उन पर छाई बाहर देखने में निकल जाती थी। हरे रंग के कितने रंग होते हैं देखने, प्रकृति के पैलेट में कितने रंग हैं देखने। हर खाली प्लॉट में किस्म किस्म के जंगली फूल झांक रहे हैं। गली के मुहाने पर जो डेयरी के पास खड़ा ठूंठ कैसा गुलाबी हो गया है। अरे, इस पर तो बोगनवेलिया ने अधिकार जमा लिया है। सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पूरे शहर भर में रंग बिरंगे रिबन सा फर लहराता है। प्रकृति में एक होड़ सी लगी है, सृजन की, जीवन की। नारंगी फूलों की बेल जैसे एकाएक कूदकर छत पर पहुंच गई और पूरी बालकनी पर छा गई है। जहां तहां बालकनियों में गमलों में भरे भरे रंग बिरंगे फूल जैसे मुट्ठी भर भर के गुलाल उलिझने को बैठे हैं। अरे, होली कब है होली? घूम घाम कर घर लौटी मैडम अभी अपनी स्कूटर गुलमोहर के नीचे खड़ी कर ही रही थी कि गुलमोहर ने झूम कर उन पर लाल कुसुम बरसा दिए। आंखों में चमक, चेहरे पर खुशी, दोनों हथेलियां पसारे वो ऊपर निगाहें करके देखती रह गई। ऊपर से गुलमोहर की हरी हरी हथेलियों से खूब सारे फूल गोल गोल घूमकर घूमर डालते हुए नीचे बरस रहे थे। उनके पसरे हथेलियों पर, गोरे माथे पर, पीले दुपट्टे पर, बालों पर लाल लाल पंखुड़ियां। सड़क पर के अशोक के चारों पेड़, इधर मीठा नीम, तुलसी दल, सदाबहार का समूह, ऑफिस स्टैंड के गुलाबी सफेद फूलों के गुच्छों ने सबने उल्लासित होकर कहा, आहा, ऐसा बसंत पहली बार आया है। जय हो। तुलसी के पौधों पर छाए खुमार की यह हुंकार सब खिलखिला उठे। यह था मुट्ठी भर बसंत। कहानी पसंद आई होगी आपको? बहुत खूबसूरत कहानी मैम, बहुत खूबसूरत, और काफी लोग जुड़े थे और सबकी हालांकि मैंने इसे संपादित करके छोटा किया। हाँ, बीच बीच में मैं देख रही थी। काफी छोटा किया है आपने। इतनी सुंदर, मतलब इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे कहानी की हर
आपका जो एक्सप्रेशन था, जो प्रेजेंट करने का जो मुझे तरीका सुनाने था, में मजा आता है, बहुत दरअसल अच्छा कहानी लगा। कहने का वहाँ मजा ही मैं कुछ और है। देखी। जी। हाँ, हमारे हरीश नवल सर जुड़े हुए हैं और उन्होंने हाँ बहुत कुछ कहा है आपके लिए, बहुत ही। और सदीनामा से जितेंद्र जितांशु जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं ओके। कि राजस्थान में नियम है, मतलब प्रचलन है पेड़ लगाने का, लेकिन कॉलोनी की ऐसी हालत है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और हाँ, कल्पना मैं गोयल यही जी, बताना विभा चाहती राज हूँ। जी। जी, जी। हाँ। और अविभा राज जी जुड़ी हुई थी, अनामिका जी जो आपके बाद अभी आ रही हैं, और अच्छा, सबको नमस्ते। आशा पराशर जी, नीता मैम तो हमारी जुड़ी ही हुई हैं, नरेश सर तो है ही, प्रदीप भट्टाचार्य जी, नीलम वर्मा जी, ज्योत्सना सक्सेना जी, अनीता जी, सबको योगिता जी, नमस्ते। ममता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और कमलेश शर्मा, डॉक्टर तारा दीक्षित, काफी लोग जुड़े हुए थे और कमलेश सभी जी मेरी बहुत सखी ही हैं, अच्छे आशा अच्छे। आशा जी मेरी सखी हैं, सब अच्छा। जयपुर से हैं ये दोनों। हरीश सर लिख रहे हैं, मुझे कविता ही लगी, और सच में शब्दों का इतना सुंदर लग रहा था, पूरा तुकांत किया हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लगा कविता ही सुन रही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं डर के मारे नहीं बोल रही थी। कहानी तो कविता बोलूंगी, पर समटाइम्स शब्दों का चयन बहुत ही जबरदस्त था आपका। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया मैम। मैं फिर बहुत से बहुत सुनना धन्यवाद। चाहूंगी आपको फिर से। अब बहुत ही मैं अच्छा, हर बार ना छोटी बढ़िया। छोटी कहानियां लेके आती हूँ, पर मुझे लगा हम्म। कि ये वाली कहानी क्योंकि पुरस्कृत है तो सबकी सुनना चाह रहे थे, और मुझे बाई चांस ये मौका मिला, अवसर मिला। धन्यवाद अनीता चंद्रा जी को। अनीता अनीता भवानंद जी भी जुड़ी हुई थी। अच्छा। संवेदनशील, अच्छी, धन्यवाद। सुंदर रचना आपके लिए लिखी है। काफ़ी बहुत ही अच्छे-अच्छे धन्यवाद। कमेंट्स हैं। कमलेश जी, मुट्ठी भर बसंत सुनकर मज़ा आ गया। कार्यक्रम हरीश जी कह रहे हैं, कार्यक्रम कविता हेतु शायद इसलिए कहानी की कविता ही समझा। हाँ, आपका नाम भी कविता है, तो लग रहा था कहानी को भी कविता जैसे ही हम लोग सुन रहे हैं। और कोलकाता से हाँ, थैंक सदीनामा यू। बहुत बहुत ही प्रचलित पत्रिका है। उसके जी। ऑनर जुड़े हुए थे अभी, जितेंद्र जितांशु जी। सर आपको मैं भी बहुत सादर नमन। खुशगवार हूँ कि हुए। जी, थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। धन्यवाद मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी प्रस्तुति धन्यवाद मौसी काफ़ी जी। उम्दा रही, काफ़ी अच्छी रही। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे, आशा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेंगे, अ, बिल्कुल मिलेंगे मैं आपसे भी। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मौसमी जी, धन्यवाद चंद्रा जी, और धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।